नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी नाइन, मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। शुक्रवार को जिस तरह की गिरावट देखने को मिली थी, बहुत सारे निवेशक घबराए हुए थे कि क्या सोमवार को भी शुरुआत जो है इसी तरीके से होगी। हालांकि आगाज़ कुछ ऐसा ही हुआ था जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय संकेत थे। एशियाई बाज़ारों में दबाव था, अमेरिकी बाज़ारों में भी दबाव देखने को मिला, खास तौर से अमेरिका में जिस तरीके से रोजगार के आंकड़े आए थे। लेकिन हमने देखा कि लोअर लेवल से रिकवरी आई है और 24,916 ये आज का इंट्राडे हाई है, 24,753 का लो लगाने के बाद। अभी अगर हम देखें तो निचले स्तरों से ठीक ठाक रिकवरी, 24,873 ये निफ्टी के अंदर मौजूदा स्तर देखने को मिल रहा है। लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में पिटाई की वजह से हम देख रहे हैं कि एडवांस डिक्लाइन रेशियो जो है वो बियर्स के पक्ष में दिखाई दे रहा है। 1788 शेयर ऐसे हैं जो कि गिरावट के साथ कामकाज कर रहे हैं और 851 शेयरों में इस समय मजबूती देखने को मिल रही है। क्या रणनीति होनी चाहिए बाजार में, क्या इस समय करना चाहिए, इन तमाम पहलुओं पर बातचीत करते हैं और समय को बर्बाद ना करते हुए सीधे आज के मेहमान से रूबरू कराते हैं। हमारे साथ डॉक्टर रवि सिंह जी मौजूद हैं, आज के हमारे एक्सपर्ट। रवि जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका। लोगों में बहुत पैनिक है, बहुत घबराहट है और शुक्रवार को भी हम देख रहे थे और रविवार को जो हम खास सेगमेंट लेकर के आते हैं उसमें भी लोगों ने भर भर के जो है तमाम टिप्पणियां की और लोग घबराए भी हुए हैं कि अब क्या करना चाहिए, क्या पूरी तरीके से कैश में आ जाए, सारा नुकसान बुक कर लें क्या। ये जो घबराहट है, ये जो तड़पड़ाहट है, ऐसे में निवेशकों को क्या भरोसा देंगे आप? देखिए विपुल जी, मैं यहाँ पर एक बात ज़रूर कहूँगा कि इसके जिम्मेदार भी आप ही हैं। आप ही यहाँ पर जो है वो लोगों को इतना ज़्यादा जागरूक जब कर देते हैं। क्या होता है, जब तक एक बच्चा होता है ना, उसके साथ क्या प्रॉब्लम होती है कि उसके साथ क्या अच्छाई होती है कि वो ना उसको कुछ पता नहीं होता है, तो वो जब हर चीज़ों को टेस्ट करने की कोशिश करता है। बिजली की तार पड़ी हो तो उसको छू लेगा, गर्म पानी उसमें हाथ डाल देगा, ठंडा पानी उसमें उंगली कर देगा। तो जब आप जैसे वो थोड़ा बड़ा हो जाता है और उसको ये पता चल जाता है कि गर्म पानी में छूने से हम जल जाएंगे, तो वो छूना बंद कर देता है। तो वो क्या होता है, एक रिस्क फैक्टर होता है जो कि धीरे धीरे रिस्क को जितना जानता है उतना ज़्यादा पैनिक हो जाता है। स्टॉक मार्केट में सेम यही स्टोरी चलती है। लेकिन जब नुकसान आता है तो आदमी जो है वो हमेशा, उसकी बुद्धि जो है वो गलत साइड जाना शुरू कर देती है और गलत डिसीजन लेना शुरू कर देते हैं। देखिए, हमने मार्केट की कई साइकिल्स देखी हैं। 20-22 साल से आप मार्केट में हैं, 20 साल से हम लोग मार्केट देख रहे हैं, तो हर चेन अब लगभग कवर हो गई है। जो नए लोग आए हैं ना, उनके लिए क्या है कि जब आप ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के थ्रू ज़्यादातर लोगों को हो जाती है एजुकेशन होती है। मैं तो हैरान हो जाता हूँ जब मुझे सारे लोग कमेंट करके ये बोलते हैं। और फ्राइडे को बहुत मुझे लोगों ने फ़ोन किया और इस बार पहला ऐसा फ्राइडे रहा, जिस समय सैटरडे रहा, जिसमें कि सैटरडे संडे मैंने बताया था कि मैं वाराणसी हूँ। बहुत से लोगों ने फ़ोन किया, मैंने फ़ोन नहीं रिसीव किया। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न यही था, सारे लोग पूछ रहे थे कि मार्केट गिर जाएगी सर, डूब जाएगा, सारा कुछ डूब जाएगा, हम लोग बहुत नुकसान में आ जाएंगे। हुआ क्या? ये ओवर रिएक्शन से बचिए, अल्टीमेटली यही कहने की कोशिश है। मार्केट में आपने इन्वेस्ट किया है 1 साल और 6 महीने और 8 महीने के हिसाब से और आप बन गए हैं ट्रेडर। और ट्रेडर बनने के लिए अगर कर रहे हैं तो फिर स्टॉप लॉस फॉलो करिए, और ट्रेडर अगर नहीं है तो 6 महीने बोला है तो 6 महीने, आपने एक फ्यूचर अगर नहीं खरीदा है, कैश खरीदा हुआ है, तो 6 महीने 8 महीने समय दीजिए, क्योंकि उन समय को पे आपको वो मैच्योरिटी वापस होती हुई नजर आएगी। अगर मार्केट इसी हिसाब से बढ़ेगी तो शायद साल भर में आपको 1000% तक की रिटर्न मिल सकती है। ऐसा नहीं होता है, कुछ महीने मार्केट बढ़ती है, कुछ गिरती है। बस आप मोमेंटम का ध्यान रखिए। जैसे मैं, आपने चूंकि इस समय जो बात कर रहे हैं उसी के चर्चा पे मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ सेक्टर से हमने कहा था प्रॉफिट बुक करिए, उन सेक्टर की तरफ ध्यान दीजिए, धीरे धीरे करके स्टॉक्स पे निकलिए। बहुत से स्टॉक्स हैं जो कि आपके बहुत लॉन्ग टर्म के हैं और आपको पसंद है कि नहीं मैं इसको बेचूंगा नहीं, चाहे वो आधा हो जाए। उस तरीके के स्टॉक्स पे स्ट्रैटेजी हम लोग जिस तरीके से बताते हैं कि आपके पास 100 स्टॉक हैं तो 40 स्टॉक बेच दीजिए, 40 स्टॉक फिर डिप पे खरीद लीजिए। ये सब तो करिए मार्केट में, लेकिन जो लॉन्ग टर्म गोल है उसको मत भूलिए, परेशान मत होइए। ये मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप में जो गिरावट आई है, ये गिरावट ऐसा नहीं है कि ये टिकने वाली है या फिर ये लगे कि नहीं अब हम पूरे डाउनवर्ड चैनल पे चले जाएंगे। हाँ, आपके गोल जब आप बनाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि वो गोल आपको अचीव नहीं होते, थोड़ा दिन एक्सटेंड हो जाते हैं। हमने कोई कॉल दी कि 4 वीक में टारगेट अचीव हो जाएंगे, 4 के बजाय वो 8 वीक हो जाते हैं, या थोड़ा 8 वीक से 10 वीक हो सकते हैं। लेकिन तभी वर्स्ट केस में ही हम लोग चेंज करते हैं कि नहीं, अब इसमें बहुत नेगेटिविटी आ चुकी है और यहाँ से गिरावट के संकेत बन रहे हैं। ठीक सर, ओवर रिएक्शन से बचें। ओवर रिएक्शन से बचें, और अगर निवेशक हैं तो हर समय पैनिक करने से भी बचें। थोड़ा समय दीजिए, थोड़ा धीरज दीजिए,
बाजार है, समय की परीक्षा लेता है और इतना जल्दी घबराने की और पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। और मुझे लगता है रविवार का शो कर रहे थे, किसी एक दर्शक ने टिप्पणी की कि जो विपुल जी हैं बहुत माल बना करके निकल लिए, मेरा 1 रुपया जो है बाजार में लगा नहीं हो, आप करें बाजार माल बना के निकले। तो बहुत सारे लोगों की बहुत सारी ट्रोलिंग, बहुत सारी चीज़ें जो है वो लगातार देखने को मिल रही हैं। लेकिन ठीक है, बाजार है। लेकिन सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं, क्योंकि काफ़ी समय हो गया है। अश्विनी बरूदे जी का सवाल के साथ शुरू करते हैं। करें हेलो विपुल सर, प्लीज़। विपुल जी सॉरी, मैं आपको यहाँ पे रोक रहा हूँ। मैं किस लिए रोक रहा हूँ उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। देखिए, यूट्यूब पे जो इस तरीके के कमेंट करते हैं ना, आप लोग ये चीज़ आप लोगों को इसलिए शोभा नहीं देती। आप दीजिए, जितने आपको अच्छी बात है, आप अच्छी तारीफ लिखते हैं, आप गालियाँ भी लिखिए, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए कि वो बिहेवियर मत रखिए जो ऐसा हो जो किसी के पर्सनल लांछन लगाता हो। मैं आपको बताऊं, इसका एग्जांपल इसलिए बोल रहा हूँ, हर सिटी में मैंने एक समस्या देखी है। उस सिटी की समस्या में कभी थोड़ा 1 मिनट के लिए सोचिएगा, क्या मैं बात कर रहा हूँ विपुल जी। ट्रैफिक इतना हो जाता है कि कई लोग जब ट्रैफिक में चलते हैं और जब घर पहुँचते हैं ना, तो सारी फ्रस्ट्रेशन अपने बच्चों के साथ, अपने माँ के साथ, अपनी वाइफ के साथ निकालते हैं। वो फ्रस्ट्रेट आदमी मत बनिए स्टॉक मार्केट में, कूल होके काम करिए। रिस्क रिवॉर्ड सर बैठे हुए हैं। अगर आपसे कह दें कि हाँ आपका पोर्टफोलियो नहीं बचने वाला, आपका साफ होने वाला है, नुकसान बुक करने वाला है, कौन मलाई खा रहा है, कौन आइसक्रीम खा रहा है, कौन रसगुल्ले खा रहा है, कौन गुलाब जामुन खा रहा है, इस तरीके के तथ्य को थोड़ा सा अवॉइड रखें, हमारी यही रिक्वेस्ट। चलिए, तो इसी सकारात्मक सोच के साथ अब फटाफट सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। अश्विनी बरूड़ी जी के सवाल लेते हैं। करें हेलो विपुल सर, प्लीज़ आज मेरा सवाल ले लीजिए, क्योंकि आज मेरे फेवरेट रवि सर आए हुए हैं। कह रहे हैं कि मेरे पास इरडा के 280 शेयर हैं, इन्होंने 385 पे ले रखे। 385 पे 280 पे 350 शेयर लगे। चलिए ठीक है, अब समझ में आया। थोड़ा सा सवाल इनका थोड़ा सा घुमा के इन्होंने पूछा था। चलिए, तो 280 पे लिए हुए हैं इरडा पे सवालों की झड़ी लगातार लगी हुई है। हर रोज़ हम लोग डिस्कस कर ही रहे हैं। रवि जी, जब भी आप आते हैं तो आपके साथ खासतौर से PSU शेयरों पे काफ़ी डिटेल में बातचीत होती है। इरडा में क्या करें अब? अभी तो थोड़ा सा लगातार सुस्ती दिखाई रहा है, 3%, पौने 3% नीचे आज भी है, 221 पे आ गया, 50-60 रुपये का नुकसान है। देखिए, 2 चीज़ें हैं। मैंने अभी जो बताई पूरी बात वही है विपुल जी, कि अगर किसी का टारगेट 1 साल का है, 1.5 साल का है, तो वो थोड़ा पेन देख सकता है। और आपको अगर याद हो तो मैंने 232 के पास कहा था खरीदारी करने के लिए, उसके बाद मैंने कहा था रुकिए, खरीद लिया है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अब थोड़ी तैयारी कर लीजिए। 220 अभी चल रहा है, इन लेवल्स पर कंसोलिडेट होगा। थोड़ा सा मार्केट में नेगेटिविटी बढ़ी है तो हो सकता है आपको 205 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। लेकिन आप इस चक्कर में ट्रेन से उतर गए। कई बार ऐसा होता है, आप ट्रैफिक जाम में फंस जाते हैं, 5 मिनट गूगल मैप पे दिखाता है, लेकिन पहुंचते आप 25 मिनट में हैं। अगर आप मुंबई में हैं तो आप तो कभी टाइम पे नहीं पहुंचेंगे, हमेशा आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होता रहेगा। कुछ ऐसे ही हालात हैं, वही हालात यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इरडा के फंडामेंटल की बात करते हैं। देखिए, इरडा ने कई एक्विजिशंस और कई इस समय जो है वो फंडामेंटल नंबर्स पर आपको इंक्रीमेंट देखने को मिला है, और इसी वजह से स्टॉक 30 रुपये से 285 रुपये तक गया था। लॉन्ग टर्म फंडामेंटल के हिसाब से अगर कंपैरिजन करें तो सभी गिर रहे हैं, पावर के सब गिर रहे हैं, इसलिए कोई नई बात नहीं है। तो थोड़ा गिरेगा, लोअर लेवल पर थोड़ा सा मार्जिन जो है वो इम्पैक्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर फंडामेंटल इतने चेंज हो गए कि आपको एग्जिट करना चाहिए। बने रहिए, 205 के आसपास तक आता है। हाँ, फ्रेश बाय एवरेज करने के लिए थोड़ा सा रुकिए। हम लोग भी देख रहे हैं कि किन लेवल्स पर सही समय होगा जब आपको बाय की रिकमेंडेशन देंगे। मैं फिर से कह रहा हूँ, 232 पे मैंने बाय के लिए बोला था लास्ट प्रोग्राम में, कोशिश करी थी कि आप लोग नहीं खरीदें, लेकिन अगर खरीद लिया तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक बार को अगर 220 के पास रुका, हफ्ते 2 हफ्ते रुक गया तो ये रिवर्ट करेगा, नहीं तो 205 के आसपास आके उससे नीचे नहीं जाएगा, वहाँ पर आकर के एकदम थक जाएगा, मैनेजमेंट को भी परेशानी शुरू हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं से वो लेवल्स आपको ध्यान रखने हैं। 205, ये इस लेवल का ध्यान रखना है आपको, और अभी घबरा करके तुरंत अभी एवरेजिंग ना करिए, थोड़ा नीचे आने दीजिए, घबराने की बात नहीं है। तो जब नीचे आए तो एक बार फिर से जो है कहाँ लेवल्स हैं, कौन से लेवल पे खरीदारी करनी है, ये आपको थोड़ा समय बीत जाने दीजिए, उसके बाद आपको बताया जाएगा। वैसे 205 जो है कंफर्टेबल जोन रवि जी को दिखाई दे रही है। भगत सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। भगत जी को नमस्कार। नमस्ते सर, नमस्ते रवि सर को, आपको सर चरण स्पर्श। अरे सर, आपको नमस्कार, हाथ जोड़ के अभिनंदन आपका। बताइए कहाँ से बोल रहे हैं? सर डिस्ट्रिक्ट अलवर राजस्थान से बात कर रहा हूँ सर। अलवर राजस्थान से, चलिए बड़ी अच्छी जगह से बात कर रहे हैं। बताइए सर, क्या प्रश्न है आपका और कैसे लग रहे हैं मनी 9 के प्रोग्राम? अरे सर, मनी 9 के प्रोग्राम से ही मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की है। ट्रेडिंग तो नहीं कहूँगा सर, रवि सर का जो कहने का तरीका इन्वेस्टमेंट का, सर शुरुआत मैंने मनी 9 के शो से ही की है सर। शुक्रिया सर।
अभी क्या सवाल है, कहाँ फंसे हुए हैं? सर सवाल ये है मेरा सर, जम्मू एंड कश्मीर बैंक के रवि सर की रिकमेंडेशन पर सर मैंने 331 शेयर लिए थे 115 के भाव पे। अच्छा, और कितने समय के लिए लिए हुए हैं? तो सर समय तो मेरा 6 महीने 1 साल का विजन है। 6 तो महीने इसमें एवरेज करूं या फिर अभी होल्ड करूं? चलिए, बहुत अच्छा सवाल है सर आपका। अच्छी बात यह कि 1 साल का नज़रिया है, 6 महीने से 1 साल का नज़रिया है, और 2.25% आज जम्मू कश्मीर का बैंक का शेयर जो है वो नीचे है। लेकिन सर बैंक और ख़ासतौर से आज जैसे बैंक संभल गया, लेकिन पीएसयू बैंकों में रिकवरी क्यों नहीं आ रही है? पीएसयू बैंकों में ऐसा क्या ख़राब हो गया, जबकि रिजल्ट्स अगर हम देखें तो वो पीएसयू मिड कैप के वो बेहतर रहे थे प्राइवेट कंपनियों के मुकाबले, लेकिन फिर भी जो है पीएसयू के अंदर ज़्यादा पेन दिखाई दे रहा है। और बैंक तो वैसे ही बीच में हम देख रहे हैं कि लगातार थकाया है, लेकिन पीएसयू को लेकर आपकी राय? देखिए विपुल जी, थोड़ा सा बिल्कुल पहले तो इनका जवाब दे देते हैं। देखिए इस समय जम्मू एंड कश्मीर 104.5 के पास चल रहा है, और कहीं ना कहीं से थोड़ा सा एक डाउनवर्ड चैनल पे आया, लेकिन 100 रुपये के नीचे का बेस है। इससे नीचे आपको जाता हुआ लेवल नहीं दिखाई देगा। रिस्क रिवॉर्ड से देखते हैं तो बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा आपको रिस्क नहीं है। एवरेज करने के लिए 1-2 वीक अभी रुक जाइए। अगर यहाँ पर खड़ा रहा तो 104.5 पे कहूँगा कि एवरेज कर लीजिए, नहीं तो ज़रूरत नहीं है, अभी थोड़ा वेट करिए। और आपका चूंकि नज़रिया एकदम क्लियर है, 6 महीने रखेंगे तो नुकसान नहीं देगा, स्टॉक प्रॉफिट ही दे के जाएगा। बड़ा देगा या छोटा देगा ये डिपेंड करता है, लेकिन फिलहाल जो अभी हालात हैं उसमें बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं। पीएसयूज़ में बहुत से स्टॉक जो हैं वो थोड़े टूटे हैं। टूटे क्या है, आप ये कह दीजिए कि लगभग 10% से ज़्यादा यहाँ पर करेक्शन देखने को मिला है। तो हो क्या रहा है कि लोगों को थोड़ा पैनिक आ रहा है। लेकिन एक बात समझिए, आज मैं पूरे मार्केट को स्कैन कर रहा था विपुल जी, और मुझे आज मैं सब में ये सोच रहा था कि क्या ये एवरेज करूँ, क्या ये नए स्टॉक खरीदूँ, क्या करें। तो जो ट्रेंड का जो चेंज चल रहा है उस पर ये समझ में आया कि थोड़ा सा स्टॉक मार्केट में थोड़ा पेशेंस रखें, वेट एंड वॉच करें। जो आज खरीदने जाते हैं, जैसे कई बार होता है ना, जो फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन पे समर सेल आती है कई बार कि 26 जनवरी आई सेल है, 15 अगस्त आया सेल है, दिवाली आई सेल है। ये कुछ माहौल ऐसा ही है कि यहाँ पर थोड़ा सा सेल का इंतज़ार करें। आज जो खरीदेंगे वो शायद कल डिस्काउंट पे थोड़ा मिल रहा होगा, इसलिए पेशेंसली थोड़ा अभी एवरेज करने से बचें। अभी थोड़ा सा एवरेज करने से बचें, और जब लेवल आएंगे तो आपको फिर बहुत एग्रेसिवली रवि जी ने बहुत सारे शेयरों पे रिकमेंडेशन दी है, बहुत सारे शेयरों पे खरीदाया भी है, और आप लोगों को प्रॉफिट भी बुक कराया है। तो जब सही लेवल आएंगे तो रवि जी खुद बताएंगे आपको कि आखिर में यहाँ पर पोजीशन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। अजय सिंह ने बोरा जो है बहुत ज़्यादा लंबे सवाल कर दिए हैं, इतने सारे शेयरों के नाम ले लिए हैं, कह रहे मैं इस चैनल का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और रवि सर को अपना गुरु मानता हूँ। चलिए, तो एक और आपके शिष्य यहाँ पर शेयर बाज़ार के जुड़ चुके हैं आपके साथ। नाम तो बहुत सारे हैं, NHPC, SCI, इरडा, IRB, PSB, लेकिन आपसे राय जानना चाहेंगे सिर्फ यहाँ पर जो है NHPC को लेकर के और इरकॉन को लेकर के। 2 सवाल इनके ले लेते हैं, और इरडा वगैरह हमने चर्चा की और बाकी हम आगे चर्चा कर में लेंगे। NHPC लगातार जैसे पावर में आपने बताया ही कि थोड़ा सा गिरावट है, और ये NHPC भी थका रहा है, और इरकॉन के साथ इनकॉर पे भी आपकी राय, क्योंकि वहाँ से आप सीधे आप पूरे रेलवे को कवर कर लेंगे, तो आने वाले जो हमारे दर्शक होंगे उनके लिए भी राहत हो जाएगी। इरकॉन और NHPC। देखिए इसमें 3 शेयर मैं ले लेता हूँ, एक और बोनस ले लेते हैं, क्योंकि आज बहुत से लोग जो है वो सवाल उस पर पूछ रहे हैं। पहला सवाल जो आपने यहाँ पर इरकॉन की बात की, देखिए 270, 265, 260 के जो लेवल थे ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल थे। उसके बाद से एक करेक्शन आया गया, अब 240-39 रुपये के पास चल रहा है। तो यहाँ पर अभी थोड़ा वेट करने की ज़रूरत है। 239 जो लेवल चल रहा है ये कंसोलिडेट करके भी 235 और 225 की रेंज तक आएंगे। तो अभी फ़िलहाल फ्रेश बाय बिल्कुल मत करिए, थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर लीजिए। ऊपरी लेवल पे जिन्होंने 275 का लिया है उनके लिए रिस्क बहुत कम है, साल भर के लिए आपने लिया है, छोटा मोटा करेक्शन यहाँ पर दिख रहा है। मैं ज़रूर ध्यान रख रहा हूँ कि इसको रिवर्सल में कहाँ पर बाय दूंगा, ये आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। दूसरा जो आपने बात कही दूसरे स्टॉक की तरफ जाए, NHPC की तरफ, देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था 90-92 ये लेवल्स के नीचे जाने पे स्टॉक जाने की क्षमता नहीं रखता। उन लेवल्स पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है टेक्निकली भी, और फंडामेंटल तो फिलहाल पॉजिटिव है ही है। वापस अपसाइड कितना जाएगा, पहला 105, दूसरा 115, लेकिन समय लगेगा साल भर का, तो वो अभी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा सा रुकिए इस स्टॉक में। तीसरा स्टॉक में ले लेता हूँ SCI इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आपको याद हो 200 जब 70 के नीचे गया तो मैंने कहा थोड़ा सा यहाँ पर ये दुविधा दिखा रहा है, और आज जिस हिसाब से 248 के आसपास आके टिका हुआ है
220 से पहले खरीदारी मत करिएगा। लेकिन इस स्टॉक में बहुत लंबा निकल कर बाहर रहने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो PSUs स्टॉक हैं उनमें जब मोमेंटम आता है तो चढ़ने की हिम्मत नहीं होती, और जब गिरावट होती है तो खरीदने की हिम्मत नहीं होती। तो आप बीच में हैं, बने रहिए, थोड़ा समय और दीजिए। समय और दीजिए NHPC के ऊपर, और इसके अलावा यहाँ पर राय जो निकल करके आई है SCI को लेकर के और इरकॉन को लेकर के। हालांकि इस सेक्टर के बाकी शेयरों पे बातचीत नहीं हो पाई, वो मुझे पता है कि बहुत सारे सवाल होंगे तो उस पर भी हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अविनाश शर्मा जी कह रहे हैं कि आप जो आज ना आते तो हम मर जाते, हम अपना पोर्टफोलियो किसको दिखाते, ये बताइए। अभी एवरेज करने का टाइम है या वेट करें, कोई शेयर कितने % टूट जाए जब हम एवरेज करें? तो ये बड़ा अच्छा सवाल इन्होंने भेजा हुआ है कि आखिर में एवरेज करने का सही समय होता क्या है, क्या जो है कितने % की गिरावट के बाद एवरेज करने का सही वक्त होता है? देखिए, जनरली जब आप स्टॉक परचेज करते हैं और स्टॉक का करेक्शन 8% आता है तो पहला एवरेज बनता है, 12 से 15% आता है तो दूसरा एवरेज बनता है, और बाकी फिर उसके बाद थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर इस बात का ध्यान रखिए कि मार्केट का सेंटिमेंट हो तभी आप एवरेज करिए। एवरेज तब किया जाता है, एवरेज का पहले बात तो ये क्या फॉर्मूला है ये समझिए। सपोज करिए कि एक स्टॉक आपने 100 रुपये पे खरीद लिया, वो स्टॉक 10% करेक्ट हो गया, यानी 90 रुपये आ गया। अब 90 रुपये आ जाने पे क्या खरीद लेना चाहिए या फिर क्या रुकना चाहिए? उस समय आप खरीदने का जब एवरेज करते हैं तब आप इसलिए नहीं एवरेज करते कि आपका एवरेज प्राइस नीचे आ जाए, वहाँ पर ये प्रोबेबिलिटी बननी चाहिए कि इस लेवल से स्टॉक रिवर्ट करेगा या फिर यहाँ पर फंडामेंटल चेंजेस आ रहे हैं जो कि इम्पैक्ट आपको दिखाई देंगे, तो ये बेटर लेवल है, इसलिए खरीदारी करिए। इसलिए नहीं खरीदारी करिए, जैसे मैं आपको मॉल का एग्जांपल दे रहा हूँ। क्यों दे रहा हूँ सर? ये सब आपकी लाइफ से जुड़े हुए। आप गए एक शर्ट लेने के लिए, सपोज आपने 500 रुपये की एक शर्ट खरीदी। अब हुआ क्या, जब गेट से बाहर निकल रहे थे तो गेट पे ही एक और शर्ट लगी हुई थी जो कि थी 200 रुपये की। तो आप ऐसा थोड़ी कि 200 पे खरीद लेंगे। हाँ, अगर वही चीज़ आप गए थे लेने के लिए, लेकिन आपको खरीदनी थी 2 शर्ट और आपको लग रहा था कि अभी पहले एक खरीद लेता हूँ, दूसरी बाद में खरीद लूँगा, और उस समय वो ऑफर आ गया तो आपने उसको ले लिया, यानी कि आपको मौका था कि वहाँ पर 2 शर्ट की तो आपको ज़रूरत थी। यहाँ पर सेम वही सिस्टम आप स्टॉक मार्केट में भी भैया फॉलो करो, और जल्दी एवरेज करने की कोशिश मत करो जब तक कि उसका ट्रेंड रिवर्सल ना हो, या फिर आपको पास एक्स्ट्रा पैसा आ गया कि नहीं मुझे डालना ही है तो मैंने डाल दिया। इस बात का ध्यान रखिए, एवरेज अभी मत करिए। मैं अभी बार बार आप लोगों को मना कर रहा हूँ। स्टॉक्स चुन चुन के मैं भर दूंगा सारे पोर्टफोलियो में। हो सकता है किसी दिन चुन चुन के स्टॉक को हटा करके सिर्फ यही करूं कि आपके पोर्टफोलियो का स्टॉक और खरीदें अगेन। तो आप उसकी चिंता मत करिए, मेरी नज़र में सारे हैं। फिलहाल अभी एवरेज करने से थोड़ा बचिए, एवरेज करने से थोड़ा बचें। और इस बीच चलते हैं हिसार से, हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार, कैसे हैं सर आप? सर मैं बहुत अच्छा हूँ। बताइए सर, क्या प्रश्न है आपका? सर सबसे पहले तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि रवि सर का सर एक दिन कोई भी फिक्स कर दो सर। नहीं, रवि जी का दिन तो अगर आपको रवि जी का दिन फिक्स है, पर रवि जी कभी कभी जो है वो व्यस्तता के वो चलते, या उनके जो भी अपने बहुत सारे कामकाज रहते हैं उसकी वजह से कई बार व्यस्त हो जाते हैं। वरना रवि जी का दिन सभी हमारे दर्शकों को पता है कि सोमवार का दिन तय है उनका कि दोपहर 1 से 2 में वो रहते हैं। लेकिन हाँ, बीच में 1-2 बार ऐसा हुआ कि जब हर व्यक्ति के अपने काम होते हैं, हमको भी कई बार जाना पड़ता है। तो हाँ, इसके अलावा कोई सुझाव, कोई सवाल आपका? इसके अलावा सर मैंने अभी आप मैसेज किया हुआ है सर। हाँ, मैसेज तो ठीक है, अपनी जबान से भी बता दीजिए सर, ऐसी क्या नाराजगी है? नहीं सर, नाराजगी कोई नहीं है। मेरे को सर हिंदुस्तान जिंक के बारे में जानना था जी। सर ने बोला था लेने के लिए। मैंने सर 605 रुपए पे बाय किया था सर। वो 305 पे बाय किया हुआ है। चलिए, और कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं? 605 रुपए पे बाय किया था सर। 605? हाँ जी, 305 शेयर है सर मेरे पास। 305 शेयर, 605, ठीक है। नहीं ठीक है जी। तो कुछ कहना चाह रहे हैं रवि जी? नहीं, मैं कह रहा हूँ 605 पे लिया था तो आपको बोनस और डिविडेंड का फायदा मिला? सर बोनस डिविडेंड का फायदा मिला आपको? डिविडेंड तो नहीं मिला सर अभी तक। आ जाएगा सर, आ जाएगा। डिविडेंड आ जाएगा। जो करेक्शन स्टॉक में आया है वो इसी वजह से आया है, लेकिन स्टॉक अच्छा है और अभी जो 480 के पास चल रहा है, यहाँ पर अभी कंसोलिडेट थोड़ा करने दीजिए। अगर ज़रूरत होगी तो मैं एवरेज करने की राय दूंगा, लेकिन अभी आप पोजीशन को होल्ड करके रखिए, घबराने की ज़रूरत नहीं। आपने बता दिया, मुझे याद रहेगा, और कोशिश करूंगा आप चुन चुन के स्टॉक्स को ज़रूर देखिएगा।
1-2 हफ्ते में अगर यहाँ पर कंसोलिडेशन होती है तो फिर एक बार को बाय करेंगे, नहीं तो फिर भी मैं आपको एडवांस में लेवल बता देता हूँ। 500 के ऊपर क्लोज करने के बाद अगर आप चाहें तो यहाँ पर ख़रीदारी कर लीजिएगा, क्योंकि 605 आपका जल्द ही लेवल आपको दिखाई देंगे। और वैसे अगर देखें तो स्टॉक अच्छा है, फंडामेंटली बहुत स्ट्रेंथ है। यहाँ पर थोड़ा सा अभी निगेटिव प्रेशर मार्केट का पड़ रहा है, चाइना का इम्पैक्ट भी थोड़ा सा है, लेकिन बने रहिए। बने रहें सर, ये आपके लिए फिलहाल सलाह आती हुई। दोबारा बाजार अपने उच्चतम आज का इंट्राडे हाई की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है। 24,904 का लेवल है, 24,917 आज का हाई है। 52 अंकों की अब मजबूती देखने को मिल रही है। चलते हैं अगले दर्शक हमारे साथ, विनीत जी का सवाल ले लेते हैं। इन्होंने भी, अब तो कोई भी सवाल भेजता एक फहरिस्त में 8-10 सवाल हो जाते हैं, लेकिन इनका भी एक ही सवाल लेंगे। जियो फाइनेंस ले लेते हैं। इन्होंने टाटा स्टील, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, इन सब पे सवाल पूछा है। इरकॉन, इरिडा और एनएचपीसी, इस पर तो बात हो चुकी है विनीत जी, लेकिन जियो फाइनेंस पे बात कर लेते हैं। कह रहे हैं इनके पोर्टफोलियो में सब में जो है इनको 12% का लॉस हो रहा है, एवरेज करने के लिए पैसे नहीं हैं, अभी क्या करें इन शेयर्स का। तो जियो फाइनेंस पे आज खबर भी थी। जियो फाइनेंस की अपनी खबर जो है दर्शकों को बता दें, इन्होंने ब्लैक रॉक को के साथ एक जॉइंट वेंचर किया है और एडवाइजरी सर्विसेज के लिए जो है कंपनी ने ये जो है इन्वेस्टमेंट कंपनी ने किया। करीब 3 करोड़ रुपए इनिशियली इस पर जो है वो कंपनी जो है निवेश करेगी और इसके लिए हालांकि रेगुलेटरी अप्रूवल की आवश्यकता अभी बाकी है। सर, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लगातार चर्चाओं में रहता है, अब खासतौर से काफ़ी सारे अपडेट्स आ रहे हैं, कैसा भविष्य दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, इस स्टॉक से तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको नुकसान आ रहा है तो इसका मतलब है आपने या तो स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं की या फिर आप सही से बता नहीं रहे। क्योंकि मुझे याद है कि मैंने चुन के स्टॉक में जियो फाइनेंस को 325 रुपये पे बाय किया था और लास्ट वीक के जब प्रोग्राम में आया था तो कहा था 350 बुक कर लीजिए। बीच में भी मैसेज डाले थे कि आप लोग बुक कर लीजिए, 25-50 रुपये मिल रहे हैं, बढ़िया है। दोबारा 320 के आसपास फिर से खरीदारी का मौका मिलेगा, इसलिए जल्दी मैं एवरेज करने की राय इसीलिए नहीं दे रहा हूँ। अदरवाइज तो सारी स्टॉक्स में एवरेज करने की राय दे सकता था, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक अच्छा है। अब एक्टिविटी स्टार्ट हुई है तो स्टॉक धीरे धीरे करके चलता हुआ नजर आएगा, लेकिन फिलहाल फ्रेश जो लोग खरीदना चाहते हैं वो 320 और 325 से पहले ना खरीदें। अभी 334 चल रहा है और हमें क्या है सर, सीढ़ी पे चढ़ना है, उतरना है, ऊपर अगर बढ़ना है तो धीरे धीरे करके बढ़ना है। 350 आएगा तो प्रॉफिट बुक कर लेंगे और वापस से इंतजार कर लेंगे। अगर ये चेन फॉलो करेंगे तो आप प्रॉफिट में रहेंगे। थोड़ा वेट कर लीजिए, थोड़ा वेट कर लीजिए, आपके लिए सलाह है। और इस बीच मोहम्मद दानिश शमीम साहब हमारे एक दर्शक हैं और 400 रुपये उन्होंने मनी 9 को जो है वो भेजे हैं सर, और लिख रहे हैं रवि सर को प्रणाम, सर को देख कर ही मन टनाटन हो गया। कह रहे मेरा कोई सवाल नहीं है, बस सर को देखा और मज़ा आ रहा है। तो सर ये पैसे बचा करके रखनी चाहिए, तो कोई शेयर ले लेते हैं आप। चलिए खैर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने तनाव के माहौल में भी आप लोग जो है प्रसन्न रहते हैं और निश्चिंत हैं, और यही होना चाहिए। बाजार में अगर आपने निवेश किया है, ऐसे पैसे कभी मत लगाइए जिससे वाकई में तनाव हो। अभी कुछ दिन पहले एक दर्शक ने भेजा कि अब मैंने पैसे लगा दिए, स्कूल की फीस देने के लिए पैसे नहीं। स्कूल की फीस क्यों लगानी मार्केट के अंदर सर? इस तरह के पैसे जो है बाजार से दूर रहना चाहिए। किसी के दोस्त के कहने पे कोई सेविंग बची हुई है, कोई घर के खर्चे का राशन का पैसा उठा के आप लगा देंगे, ये गलत तरीका है। चलिए इस बीच कन्हैया जी से बातचीत कर लेते हैं, हमारे अगले दर्शक है। कन्हैया जी को नमस्कार। जी सर। कैसे हैं कन्हैया जी? कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं पिछोर मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। अच्छा, पुराना कॉल है। अरे सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और कृष्ण जन्माष्टमी में लोगों ने आपको शुभकामनाएं दी कि नहीं सर? जी सर, बिल्कुल सर, आपने भी दी थी सर। हाँ बिल्कुल, मैंने भी दी थी। तो सभी देशवासी आपको जन्माष्टमी की बधाई दे रहे थे। बताइए सर, क्या सवाल है आपको? क्या मतलब? सर यही सवाल है मेरा। मैं फंसा हूँ टीटागढ़ में 1668 के भाव पे लिए बैठा हूँ। तो मैं सर से ये जानना चाहता हूँ सर, क्या मतलब एवरेज किया जाए या फिर निकल लिया जाए या फिर बेच किया जाए? चलिए, वेट करने की रणनीति तो बहुत सारे पीएसयूज में बताई गई है। अब तक की जो हम लोगों की चर्चा हुई है पीएसयूज को लेकर के, टीटागढ़ में क्या स्थिति है वो जरा हम पूछ लेते हैं रवि से। नतीजे उतने उत्साहजनक नहीं थे हालांकि कंपनी के, लेकिन अभी जिस तरीके से गिरावट आई है और 1600 से ऊपर की इनकी खरीद है, 1380 का भाव है, क्या स्थिति दिखाई दे रही है सर? क्या एवरेज करें, अभी रुकने की सलाह रहेगी? और ओवरऑल, चूंकि जब अभी हम किसी शेयर पे बात करते हैं तो कोशिश करते हैं उस सेक्टर को लेकर के बातचीत कर लें हल्की सी। आरवीएनएल भी आज टूटा हुआ है 2%, जुपिटर वैगन 6.5% टूटा है, तो बड़ी गिरावट आ गई, 511 के ऊपर आ गया है ये शेयर। तो रेलवे पे आपका व्यू क्या होगा सर? यहाँ पर भी अब लोगों की चिंताएँ और डर थोड़ा सा बढ़ रहा है। देखिए, पहले तो मैं एक चीज़ यहाँ पर विपुल जी कह दूँ कि जिन स्टॉक्स पे मैं अगर रुकने की राय दे रहा हूँ, वो रुकने की राय इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अगर उससे
कंपैरिजन में कोई दूसरा स्टॉक खरीदने के लिए भी देख रहे हैं तो अभी अपॉर्चुनिटी नहीं निकल कर आ रही, इसलिए नहीं तो अदरवाइज ऐसा भी हो सकता था मैं कहता कि टीटागढ़ बेच दीजिए, यहाँ पर इरकॉन ले लें या रेलटेल ले लें या टेक्स इंफ्रा ले लें, इस तरीके का भी आप अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जब बात ही कर रहा था तो इसमें कंपैरिजन तो जरूर दिख रहा है। टीटागढ़ थोड़ा और गिर सकता है, 1250 के आसपास के लेवल आ सकते हैं। चॉइस आपके पास अब बनती है, क्या बनती है, या तो आप क्वांटिटी कम कर लीजिए, और जो मैंने अभी नाम लिया टेक्स इंफ्रा, आप चाहे तो उस पर ज़रूर चढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि वो स्टॉक 126 से नीचे जाने के चांसेस कम है और 155 या 170 के टारगेट अब ये अचीव करता हुआ नज़र आ सकता है। लेकिन ये कह दीजिए कल आएगा, नहीं आएगा, समय लगेगा। यहाँ पर इस तरीके का अगर चेंज करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। दूसरी बात है, JWL में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है, 6% ऑब्वियसली डाउन है। याद हो आपको 600 रुपये पे और 620 रुपये पे मैंने RVNL बुक कराया पहली बार आपके ही प्रोग्राम पे। बिल्कुल बिल्कुल। और इसीलिए बुक कराया कि थोड़ा वेट कर रहे हैं, दोबारा खरीदारी करेंगे। लेकिन आपको खरीदारी का लेवल फिर से बता देता हूँ, 520 का मैंने लेवल रखा है, उन लेवल्स पर आएगा तो एक बार अपडेट दूंगा कि खरीदना है या नहीं खरीदना है। RVNL की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन इस समय पूरी चेन को अगर मैं देखता हूँ तो मुझे टेक्स इंफ्रा ही एक यहाँ पर स्ट्रांग लग रहा है, जिसमें कि अगर कुछ पोर्टफोलियो में स्टॉक पैनिक कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो उससे डाइवर्ट किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल टीटागढ़ वैगन की बात करें तो अभी थोड़ा सा गिरावट हो सकती है, 1250 तक के लक्ष्य आ सकते हैं जल्द। अगर आपको बहुत जल्दी है तभी आप चेंज करिए, नहीं तो कोई बात नहीं, बने रहिए। बॉटम आउट होगा तो वापस से मार्केट में रिवर्सल इसमें दिखाई दे। बने रहिए, चूंकि आपने बोला था धैर्य रखने के लिए, तो धैर्य आप रख सकते हैं। एवरेजिंग की सलाह अभी नहीं है, 1250 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। इस बीच करीब 1800 से ज़्यादा दर्शक हमारे साथ अब हमारे इस कार्यक्रम में सिर्फ यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हुए हैं, और इसके अलावा हमारे फेसबुक और मनी9 के ऐप पर भी बड़ी संख्या में दर्शक जुड़ रहे हैं। तो आप सभी दर्शकों का तो शुक्रिया है। और मैं चाहूँगा कि चूँकि बाज़ार के अंदर वोलेटिलिटी बढ़ी हुई है, तो ऐसे में जो मिस इन्फॉर्मेशन, जो गलत इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच रही है, और आप लोग सब लोग आतुर हैं तुरंत एवरेजिंग करने के लिए, तो अपने सभी मित्रों, अपने सभी सहयोगियों, अपने ऑफिस के कलीग्स, परिवार के लोग, उन सबको हमारा लिंक जो है शेयर कीजिए कि कहाँ पर खरीदारी करनी है, कहाँ से दूर रहना है। अभी इस समय उठाया गया कोई गलत कदम आपके लिए थोड़ा भारी पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। चलिए संदीप जी का सवाल ले लेते हैं। कह रहे हैं सर नमस्ते, मैं रवि सर का बहुत बड़ा फ़ैन हूं, अभी बहुत लॉस हो रहा है, कृपया मार्गदर्शन करें। इरकॉन पे सर आपने चर्चा कर ली है, और भारत डायनेमिक्स पे बातचीत कर लेते हैं आपके प्रश्न को लेकर के। 40 शेयर इनके पास हैं, 1411 का भाव है, नज़रिया 1 साल का है, तो ये अच्छी बात है। BDL को लेकर के 1 साल का नज़रिया आपका है। कह रहे हैं क्या अभी जो है बने रहना चाहिए? सेंटिमेंट ख़राब हुआ अभी हाल ही में सर, अब देखा हमने कि 1,44,000 करोड़ के आसपास का एक पूरा पैकेज जो है कि घर रक्षा सौदे का जो है इनिशिएट किया गया है, और उसमें कहा गया कि घरेलू कंपनियों को तरजीह दी जाएगी। हालांकि उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं डिफेंस के सेक्टर में। 4.25% आज नीचे है, 200 से ज़्यादा पर शेयर का नुकसान हो रहा है, 1235 का लेवल। डिफेंस में क्या कुछ उम्मीदें लग रही हैं? वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं। अभी मझगांव पे हमने बात कर, मझगांव को लेकर के बहुत सारे सवाल थे। देखिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और BDL ने तो काफ़ी परेशान कर रखा है, 1280 के लेवल के नीचे गया है, इसीलिए आपको एक झटका यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और अभी के टर्म में देखते हैं तो 1220 के आसपास तक के लेवल दिखा सकते हैं, और यही सेम जो है वो पैटर्न आपको यहाँ पर BEML और HAL में भी देखने को मिल रहा है। लेकिन HAL थोड़ा सा कॉन्फिडेंट आ जाता है, जैसे ही 4500 के आसपास के भाव आते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि 4500 के आसपास आता है तो BDL से ट्रांसफ़र करके आपको HAL दिलाऊंगा, और नहीं तो BEL पे ध्यान रखिए। BDL को अगर क्विट करना है तो BEL 255 के पास मिलेगा तो क्विट करा दूंगा, और BEL को दिलवा दूंगा। तो ये चेंजेस आपको करने की तैयारी करनी। फिलहाल अभी थोड़ा सा वेट और कर लीजिए, अगर लेवल्स नहीं टूटते हैं तो थोड़ा वेट कर रहे हैं, हो सकता है आपको 3-4 दिन में या अगले हफ्ते तक ऐसी अपॉर्चुनिटी जनरेट हो तो फिर वहाँ पर देखेंगे। लेकिन रही बात मैस्डॉक, कोचिन शिपयार्ड और GRSC, मैं इसलिए ले रहा हूँ ये स्टॉक क्योंकि आपके सबके पोर्टफोलियो में हैं और आप इनमें पैनिक सिचुएशन पे आते हैं। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर वॉलेटिलिटी और लेवल्स चेंज हो रहे हैं उसके हिसाब से मुझे लगता है थोड़ा वेट एंड वॉच करिए, घबराइए नहीं। जी चलिए, इस बीच जो है घबराने की आवश्यकता नहीं है। अनवर शेख साहब कह रहे हैं कि हेलो सर, आप दोनों मनी9 की रौनक हैं। शुक्रिया अनवर साहब इतने अच्छे एडजेक्टिव के लिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया दिल से आपका। चलिए सवाल वही मझगांव डॉक पे आपका सवाल है। मझगांव डॉक पे अभी बात की है, एक लाइन कुछ अगर आप बोल दें एक बार फिर से, अगर बोलना चाहें आप तो। कह रहे हैं 5 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं, लॉस ज़्यादा हो रहा है तो क्या करें? 42 के आसपास आएगा तो फ्रेश बाय करने की सोचूंगा, तब तक अभी वेट करिए। चलिए, अभी वेट करने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। संजय जी को नमस्कार।
नमस्कार सर, जय हिंद सर। जय हिंद सर, कैसे हैं आप? बहुत बहुत बढ़िया है सर, आप कैसे हैं? हम बहुत अच्छे हैं और आपसे बात करके और अच्छे हो गए। बताइए क्या सवाल है आप? मेरे सवाल थे सर, बीएलएस के मैंने 200 शेयर लिए थे 430 रुपए की क्वांटिटी पे। कौन सा बताया आपने? बीएलएस इंटरनेशनल? हाँ, बीएलएस इंटरनेशनल। अच्छा अच्छा जी। 200 शेयर लिए थे 430 रुपए के प्राइस पे सर। कब लिए हैं सर आपने ये सर मैंने लिए अभी हुए 20 दिन हुए होंगे, 1 महीने समथिंग। अच्छा अच्छा, 20 दिन के आसपास हुए। चलिए ठीक है 430 पे लिए। और 444 का भाव आ गया। और एक और शेयर के बारे में सर पूछनी थी थोड़ी। अभी यही डिस्कस कर लेते हैं सर, बहुत सारे सवाल हैं, लोग थोड़ा सा परेशान हैं तो इस पर चर्चा कर लेते हैं आज। अगले दिन जो है दूसरा सवाल ले लेंगे। ये आपने चलिए अभी आप प्रॉफिट में हैं, कब तक होल्ड कर सकते हैं बीएलएस आप? सर हम होल्ड कर सकते हैं 2 इयर्स 3 इयर्स जो भी। चलिए 2-3 साल होल्ड कर सकते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। बहुत देर बाद कोई ऐसा दर्शक मिला है जो कि मुनाफे में है तो थोड़ा सा मतलब खुश होना लाजमी है। रवि जी क्या सलाह रहेगी? पिछले 1 महीने में 14-14.25% इस शेयर में रैली रही है, आपकी टिप्पणी क्या होगी? देखिए सबसे बड़ी बात है कि इस स्टॉक में आपको जो ये मोमेंटम दिखा 14% का अपसाइड, वो विपुल जी इसलिए है क्योंकि यहाँ पर कंपनी ने रॉबस्ट प्रॉफिट दिया है जिसकी वजह से ये स्ट्रक्चर यहाँ पर चेंजेस हुए हैं। लेकिन अगर इनका थोड़ा नज़रिया चूँकि 5 साल का है तो मैं ये कहूँगा बिल्कुल होल्ड करिए। लेकिन इस समय अभी 442 445 के पास चल रहा है। एक बार चाहे तो प्रॉफिट बुक कर लें, दोबारा मौका आपको फिर से 410 और 400 के पास मिलेगा। चॉइस आपकी है कि अगर आप प्रॉफिट बुक करना चाहें तो करें, नहीं तो चलने दें। अगर 5 साल के नज़रिए के हिसाब से, पहले अभी 2 साल के हिसाब से देखते हैं तो मुझे लगता है 650 के आसपास तक के लेवल दिखाई देंगे। तो थोड़ा लंबा समय है, लंबा नज़रिया, लंबा ट्रेंड आपको दिखाई देगा। कंपनी अगर प्रॉफिटेबिलिटी इसी तरह से बना कर रखी तो आपको अच्छी ग्रोथ स्ट्रक्चर दिख सकती। दोनों चॉइसेस मैंने दी हैं, आपकी चॉइस है। आपकी चॉइस है सर। तो फिलहाल दोनों विकल्प आपको दे दिए गए हैं। इस बीच एसके टेक्निकल के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है और 100 रुपये इन्होंने मनी9 को भेजे हैं। कह रहे हैं कि मेरा नाम श्रवण कुमार है। विपुल सर, रवि सर को प्रणाम, आपको भी हाथ जोड़ के प्रणाम सर। और इस बीच टेक्निकल साहब कह रहे हैं कि इन्होंने 2-3 सवाल पूछे हैं। कह रहे हैं कि एनबीसीसी, एक्साइड, अमर राजा और यूनिकॉमर्स में क्या फ्रेश एंट्री ले सकते हैं। तो एनबीसीसी, एक्साइड और अमर राजा, ये 3 पे ज़रा बात कर लेते हैं सर, क्योंकि एक पीएसयू है और 2 ऐसे क्षेत्र से जुड़ी कंपनियां हैं जिस पर हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बात हो रही है ईवी को लेकर के, और बैटरी के बिना जो है काम बनेगा नहीं। आपकी सलाह क्या रहेगी एक्सिड और अमर राजा और एनबीसीसी को लेकर के? क्या फ्रेश एंट्री करनी चाहिए क्या? देखिए एनबीसीसी में भी थोड़ा सा और वेट करना चाहिए। मुझे लगता है कि बिल्कुल अगर आप फ्रेश एंट्री के लिए तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर 165 के आसपास के लेवल्स आते हैं तो वहाँ पर सोचिएगा, उन लेवल्स पर शायद ज़्यादा अट्रैक्शन दिखाई देगा। दूसरा, जिस हिसाब से आपने ईवी की अभी बात करी है और एक्साइड इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं यहाँ पर, क्योंकि उसको एक सीधा सीधा सा बेनिफिट यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो मुझे लगता है कि अभी लेकिन चूँकि मार्केट का सेंटिमेंट बहुत अच्छा नहीं है तो अमर राजा या एक्साइड इंडस्ट्रीज़ पे मुझे ऐसा लगता है 2-2.5% का करेक्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसलिए मैं अभी फ्रेश बाय की बिल्कुल राय नहीं दूंगा। पोजीशन है तो थोड़ा मैनेज करने की कोशिश करें, बट नया नहीं खरीदें। नया नहीं खरीदना है, ये सलाह आपके लिए। अजीत जी ने भी 100 रुपये हमें भेजे हैं मनी9 को, लेकिन इनका सवाल शेयरों पे नहीं है सर, लेकिन शेयर से जुड़ा हुआ है। कह रहे हैं सर मैंने जो बाज़ार में जो पिछली गिरावट आई थी उसमें मैंने एसआईपी शुरू कर दी है 10 साल की, निपॉन इंडिया ETF बैंक 20 और निपॉन इंडिया ETF PSU बैंक 20 में। क्या मुझे ये एसआईपी कंटिन्यू रखनी चाहिए? 10 साल का नज़रिया है सर। क्या बैंकों को लेकर के ऐसी आशंका है कि 10 साल में भी नहीं चलेंगे, या इनका निवेश जो है गिरावट में इन्होंने पैसे लगाए हैं तो आपको लग रहा है सही है एसआईपी कंटिन्यू रखनी चाहिए 10 साल के लिए? देखिए 10 साल एक ऐसा विज़न है कि जिसमें आपको कुछ कंपनीज जैसे बैंक की हैं, आईटी की हैं, या फिर FMCG के हैं, या फिर फार्मा सेक्टर के, इन ग्रुप में अगर आप SIP भी करते हैं तो 10 साल में कंपनियों में जिस हिसाब से फंडामेंटल डेवलप हो रहा है ये कंपनियां आगे ग्रो करती हुई नज़र आएंगी। ज़रूर आप करिए, आपका बहुत अच्छा डिसीजन है और आप अपने फ्यूचर की तैयारी आज कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है ज़रूर आपको कंटिन्यू करना चाहिए। ज़रूर कंटिन्यू करना चाहिए, ये फिलहाल आपके लिए सलाह यहाँ पर निकल करके आई है। और इस बीच विकास जी कह रहे हैं रवि जी की, विपुल जी और रवि जी की जय हो, तुम आए तो पोर्टफोलियो में बाहर आई। चलिए सर, आप लोगों के यही मतलब जो प्रेम है और ऐसा ही प्रेम आप लोग बनाए रखिए। और इस बीच जो है PSB को लेकर के जो है सवाल आया हुआ है, 62 रुपये पे इन्होंने ख़रीदा हुआ है। और अंबर सिंघा जी हैं, कह रहे हैं मार्केट अप एंड डाउन के बाद भी रवि सर और विपुल सर आप दोनों को एक साथ देखकर दिल खुश हो जाता है।
इनका सवाल पीएसबी को लेकर के 62 रुपये पे इन्होंने लिया हुआ है अंबर सिंघा जी ने, और शॉर्ट टर्म का इनका व्यू है। ऐसे बाजार में थोड़ा शॉर्ट टर्म का व्यू मत रखिए, हालांकि स्टॉप लॉस और टारगेट हम रवि जी से चाहेंगे कि वो आपको अवश्य प्रदान करें। देखिए शॉर्ट टर्म बिल्कुल आपने सही कहा विपुल जी, ये जो स्टॉक्स हैं खास तौर से मैं बैंक की आज आपके अगर टाइम है तो चर्चा कर देता हूँ, क्योंकि आप जिन स्टॉक्स में आपने निवेश किया ना, ये सब स्टॉक्स ऐसे हैं कि अगर नुकसान आए तो बने रहिए, बनाते रहिए, बढ़ाते रहिए, इंक्रीज करते रहिए, और एक झटके में प्रॉफिट देते हैं तो वहाँ पर पार्शियली प्रॉफिट बुक करते चलिए। लॉन्ग टर्म का ट्रेंड रखिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है। पहला, जो बैंकों में अगर मैं देखता हूँ तो मुझे कौन कौन से बैंक अच्छे लग रहे हैं जिन्हें मैंने अभी भी इन लेवल्स पर भी अगर मुझे एसआईपी करनी हो, फ्रेश खरीदारी करनी हो, तो उसमें पीएसबी आता है, आईडीएफसी फर्स्ट आता है, आईएनडी बैंक आता है, और दूसरी तरफ देखता हूँ तो फेडरल बैंक है, कैनरा बैंक है, यूनियन बैंक है, साथ ही साउथ इंडियन बैंक है। क्या गिर गया? कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ हुआ नहीं। बैंक ऑफ इंडिया और एक जम्मू एंड कश्मीर बैंक, जिनके नाम लिए हैं भैया, ये मुझे इसलिए अच्छे लगते हैं कि अगर स्टॉक गिर भी जाए तो कोई चिंता नहीं, कुछ दिन और होल्ड कर लेंगे। बहुत कुछ इन कंपनियों का बुरा हो जाएगा तो सरकार, या तो मोदी जी होंगे या कोई और जी होंगे, वो जी उसको करके मर्ज करके एसबीआई के साथ बढ़ा लेंगे। तो इस तरीके के स्टॉक्स में रिस्क बहुत कम होता है। हाँ, पेशेंस आपको रखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, अगर आप इस बैंक में एफडी करके रखते हैं, पैसा रखते हैं, तो उससे ज़्यादा अच्छा है उसके शेयर ही खरीद लीजिए, वो एफडी से ज़्यादा अच्छे रिटर्न देते हैं। तो इतना रिस्क है नहीं, इसलिए मेरे हिसाब से आप बने रहिए। और शॉर्ट टर्म का अगर व्यू है तो मैं कहूँगा कि 52 के आसपास तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन सर रिक्वेस्ट होगी, काटिए नहीं तो आप नुकसान बुक करके निकल जाएंगे, स्टॉक भाग जाएगा। चलिए, इस बीच जो है अब समय हो गया है हमारे खास सेगमेंट का, लेकिन जाते जाते सर हार्दिक पटेल जी का सवाल ले लेते हैं, वरना फिर मतलब ये बिल्कुल बहुत देर तक परेशान करेंगे। आज तो जब तक सवाल नहीं लोगे मैं सवाल भेजता रहूँगा, क्योंकि रवि सर जो आए हैं तो सवाल तो इन्होंने बहुत सारे भेजे हैं, इनमें से कुछ के जवाब हम दे चुके हैं, जिसमें कि एससीआई है, लेकिन इनका सवाल हम ले लेते हैं एसबीआई को लेकर के। एससीआई तो नहीं, पर एसबीआई ले लेते हैं। एसबीआई के साथ साथ बैंकों पे अभी आप बता ही रहे थे, तो क्या उनको उन्होंने 820 पे ले रखे हैं 50 शेयर एसबीआई के, क्या रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? देखिए अभी बने रह सकते हैं, ऐसे कोई घबराहट की बात नहीं है। 780 750 के लेवल अगर आते हैं, थोड़ा एवरेज भी कर लीजिए। लीडर है तो लीडर को तो लेना ही चाहिए, पर बने रहिए, लॉस मत बुक करिए। बने रहिए, लॉस मत बुक करिए, ये सलाह आपके लिए निकल करके आ रही है। और इसी के साथ 2000 से ज़्यादा लोग हमारे साथ मनी 9 के यूट्यूब माध्यम से जो है हमसे सवाल जुड़ रहे हैं, अपने सवाल पूछ रहे हैं, और आप लोग लगातार बने रहिए, क्योंकि सवाल जवाब का सिलसिला भी है। अभी चुन चुन के सेगमेंट बाकी है, साथ ही साथ आईपीओ बाजार में भी आज बड़ा दिन है। इन सब पे रुख करते हैं, और सबसे पहले रुख कर लेते हैं मुनाफे के सौदे की। स्वागत है आपका मनी 9 की खास पेशकश सौदा मुनाफे का में, सौदा मुनाफे का, जिसमें हम रोज लेकर के आते हैं एचडीएफसी स्काई की तरफ से इनिशिएट की गई एक कॉल के बारे में आपको बताते हैं। और इस जानकारी के लिए हमारे साथ हर रोज की तरह मौजूद हैं हमारे सहयोगी संदीप ग्रोवर। तो संदीप बताइए, आज एचडीएफसी स्काई की तरफ से कौन सी कॉल इनिशिएट की गई है? बहुत शुक्रिया आपका। आज के लिए एचडीएफसी स्काई की ओर से जो स्टॉक रेकमेंड किया जा रहा है वो है फियाम इंडस्ट्रीज का। ये एक ऑटो एंसिलरी कंपनी है जिसमें आपको खरीदारी करने की राय दी गई है। रिकमेंडेड प्राइस जो है उसको नोट कर लीजिए 1645, यानी कि 1645 रुपये पर आपको खरीदारी करके चलनी है। टारगेट प्राइस है 1915 रुपये का, यानी कि 1915 तक ये स्टॉक जाता हुआ नजर आ सकता है। ये एक फंडामेंटल कॉल है, इसलिए आपको 1 साल का नजरिया लेकर चलना होगा, क्योंकि इस कॉल की जो वैलिडिटी है, जो एक्सपायरी है, वो 25 सितंबर 2025 तक की है। तो 1 साल अगर आप इसे होल्ड करते हैं तो 16% से ज़्यादा का रिटर्न आपको यहाँ पे बनता हुआ नजर आ सकता है। क्योंकि एक फंडामेंटल कॉल है तो कोई स्टॉप लॉस यहाँ पे नहीं सुझाया गया है, लेकिन अगर ये टारगेट अचीव होते हैं 1915 के, तो 16% से ज़्यादा का जो रिटर्न है वो आपको स्टॉक में बनता हुआ नजर आ सकता है। ये तमाम ट्रेडिंग कॉल्स एचडीएफसी स्काई ऐप का एक फीचर है, जहां आप एचडीएफसी स्काई की इन हाउस एक्सपर्ट रिसर्च टीम से रिकमेंडेशंस ले सकते हैं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए क्यूआर कोड की मदद से आप एचडीएफसी स्काई के ऐप को डाउनलोड भी कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके एचडीएफसी स्काई के साथ डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं। चलिए संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका आज की चर्चा में शामिल होने के लिए और बताने के लिए कि एचडीएफसी स्काई की तरफ से कौन सी ऐसी कॉल बताई गई है जिसमें आगे चल करके अच्छा मुनाफा, अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए मनी 9 के साथ। चलिए अब बजिंग स्टॉक्स का रुख करें, उससे पहले राजन पांडे जी का सवाल ले लेते हैं। कह रहे हैं सर, गेल के बारे में बहुत कम चर्चा होती है आपके यहाँ, कृपया आज चर्चा में ले आए तो काफ़ी दर्शकों को तसल्ली होगी।
तो तसल्ली, बिल्कुल आपकी तसल्ली के लिए सर हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो गेल के बारे में आप लेना चाह रहे हैं या ले चुके हैं, किस भाव पर लिए, ये अगर आप डिटेल भेजे होते तो रवि जी आपको और डिटेल आंसर देते, लेकिन फिर भी गेल पर अभी क्या करना चाहिए सर? 216 पे आ गया है और अभी क्या रणनीति होनी चाहिए? देखिए फिलहाल गेल इस समय 216 रुपये चल रहा है और मैंने कहा है कि ये SIP स्टॉक है, तो देखिए कहा था ना कि अब एक बार ऊपर भी मौका मिलता है, एक बार नीचे भी मौका मिलता है, तो यहाँ पर फिर से SIP का जैसा मौका मिल रहा है, आप बिल्कुल अगर आपने लॉन्ग टर्म व्यू है तो इसको खरीदारी करते रहिए डिप पे। और 200 के नीचे आसपास के लेवल्स मुझे उससे नीचे के दिखाई नहीं देते। 216 अभी चल रहा है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा कुछ करेक्शन नहीं है। और एक चीज़ और मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा, आप लोगों ने शायद थोड़ा सा जिस हिसाब से कुछ मैसेजेस मेरे को भी लोगों ने भेजने शुरू कर दिए, BEL और BDL को लेकर के थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया, तो मैं फिर से क्लियर कर दूं कि BDL को मैंने ये कहा है जो इस समय अभी 1225 चल रहा है, वो जब अभी करेक्शन पे थोड़ा और हो सकता है और 1180 के आसपास के लेवल आ सकते हैं, लेकिन 1180 का एक स्टॉप लॉस रखेंगे। उस टाइम पे BEL यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स अगर 255 रुपये आ जाता है तभी हम स्विच करने की सोचेंगे, तब तक अभी कोई रिस्क नहीं है, बने रहिए। तो दोनों सवालों पे मैंने बता दिया है। फिलहाल गेल अगर मुझे लॉन्ग टर्म के हिसाब से लेना, जो अभी 5-10 साल वाला सवाल था उसको लेना है, तो गेल को कभी मत भूलिएगा, ज़रूर रखिएगा। ये आपके वो जो आगे के सपने हैं 5 साल और 10 साल वाले, वो पूरे करता हुआ नजर आएगा।